बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 26 ही है। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले यूरिन क्या है? दिस इज़ एन एम्बर कलर्ड फ्लूइड ऑफ द स्लाइटली एसिडिक रिएक्शन एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। एम्बर स्लाइटली जो जो स्लाइट येलो कलर होता है, येलो जो कलर होता है उसे हम यहाँ पे वो इसका जो यूरिन का कलर है उसे बता रहे हैं कि यूरिन जो है ना वो एम्बर कलर्ड फ्लूइड होता है जो कि नेचर में क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है और एक्सक्रीट होता है फ्रॉम द बाय द किडनी। द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन एक्सक्रीटेड इन नॉर्मल एडल्ट जो है वो वेरी करता है। 1000 to 2000 ml पर डे जो है ना यूरिन एक्सक्रीट होता है किससे? किडनी से। कलर जो है वो क्या होता है? पेल येलो और एम्बर कलर। डिपेंड करता है अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट दैट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, जो कहते हैं यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से जो है ना जो यूरिन का कलर है वो लाइट येलो, डार्क येलो या इंटेंस जो है ना वो डार्क येलो उसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। पीएच जो है मिन रेंज है वो 6 है और 4.6 से तकरीबन 8 तक जो है ना इसकी वो वेरी भी कर जाती है। बाज़ औक़ात वैसे यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक होती है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शन वो एसिडिक यूरिन जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? अल्कलाइन पीएच की तरफ चली जाती है। तो वो इंडिकेट करती है कि देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शन। नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यूरिन के वो क्या हैं? इसमें कुछ आपकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाई जाती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाई जाती हैं। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें वो कौन कौन सी हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया एंड द हाइप्यूरिक एसिड। अच्छा, क्रिएटिनिन जो है वो आपका क्या है? रीनल फंक्शन टेस्ट का परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है। अगर क्रिएटिनिन की मिकदार आपके ब्लड में यूरिन में बहुत ज़्यादा वो अगर क्रिएटिनिन रिलीज़ हो रहा है यूरिन में तो उसकी वजह से वो यूरिन में नहीं रिलीज़ हो रहा, वो यूरिन क्रिएटिनिन जो है वो किडनी से यूरिन में नहीं मौजूद है लेकिन वो आपके ब्लड में ही रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वो सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही, तो आपके जो क्रिएटिनिन की मिकदार है वो आपके ब्लड में क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है तकरीबन 1 से डिफरेंट लेबॉर्ट्री के जो वो पैरामीटर्स हैं वो होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है ना 1.8 तक होती है। अगर इसकी मिकदार आपकी 1.8 से एक्सीड 2, 3, 4, 5, 10 तक या इवन के 14 तक भी पहुंच जाए तो इट शोज़ दैट कि जो आपका किडनी फंक्शन है इज़ नॉट परफॉर्मिंग नॉर्मली। एंड आप देखेंगे अगर डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ये है क्रिएटिनिन की मिकदार है वो कहाँ 10 तक भी पहुंच जाती है, तो वहाँ पे ये साइन होती है कि किडनी का जो फंक्शन है वो बहुत डिस्टर्ब है। आपके जो किडनी फंक्शन है क्रिएटिनिन की मिकदार बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ गई है और सही से फिल्ट्रेशन का जो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पा रहा। ऑक्सैलिक एसिड, अमाइनो एसिड, एलेंटोन, विटामिन, एंजाइम एंड द हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन द यूरिन। इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस पाई जाती हैं वो कौन सी होती है? सोडियम होता है, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड द आयोडीन। अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। कुछ एबनॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं यूरिन में अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो भी शो करते हैं कि देयर इज़ अ डिसफंक्शनिंग इन द फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन या रीएब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। इसमें भी आपका जो किडनी का मैकेनिज्म है, प्रोटीन है, एल्बुमिन एंड द ग्लोबुलिन आर प्रेजेंट इन द किडनी। एल्बुमिन की भी एक स्पेसिफिक वो है वैल्यू है जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो मिकदार जो है एल्बुमिन जो है वो आपके यूरिन में ब्लड से यूरिन में आना शुरू हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा यूरिन का। इसी तरह से शुगर, अगर शुगर जो है वो आपके ब्लड से यूरिन में भी आने शुरू हो जाए तो उसके साथ साथ जो है ना यूरिन में ब्लड भी आना शुरू हो जाता है शुगर के साथ साथ, तो वो भी क्या है? एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। शुगर में ग्लूकोज भी हो सकती है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज एंड द पेंटोज। ब्लड की मौजूदगी, यूरिन इज़ अ पेल येलो एम्बर्ड कलर्ड एसिडिक इन नेचर फ्लूइड।
लेकिन अगर यूरिन में आरबीसीज, जिसे हम क्या कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, या डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स की मौजूदगी पाई जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। इंडिकान पिगमेंट्स बिलिरुबिन, यूरोक्रोमोजिन, पोरफायरिन एंड द मेलानिन। आपने देखा होगा अक्सर जो जॉन्डिस के पेशेंट्स होते हैं तो उसमें जो बिलिरुबिन है वो यूरिन में उसकी मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। उसकी मिकदार की ज़्यादा पाए जाने की वजह से जो आपका यूरिन का कलर है वो क्या कहलाता है, डार्क नॉर्मल, उससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क येलो होता है। तो वो शो करता है कि जो कुछ पिगमेंट्स हैं जिसकी मौजूदगी ब्लड में ज़्यादा पाई जाती है और उसमें ब्लड में ज़्यादा पाने की वजह से वो कुछ मिकदार जो है ना वो यूरिन में भी खारिज होने शुरू हो गई है। कास्ट क्या कहलाते हैं, ये भी वो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, वाइट ब्लड सेल से, आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से, या जो किडनी सेल्स होते हैं आपके, ये उस पार्टिकल्स में ये तमाम चीज़ें, या कुछ प्रोटीन्स, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड द आपके जो किडनी सेल्स हैं वो अगर वो एक साथ पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कास्ट। ये कुछ कास्ट जो है ना ब्लड यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं, तो ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन चीज़ों से बने होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, किडनी सेल्स एंड द प्रोटीन्स। इसी तरह पस सेल, रीनल कैल्कुलाई जो रीनल कैल्कुलाई किसे कहते हैं, जो छोटी छोटी बारीक जो है ना वो पत्थरियाँ बन जाती हैं और वो यूरिन में आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स, द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोब, अगर कोई इन्फेक्शन है ब्लड में या फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो वो जो है ना आपके यूरिन में भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाएगा। यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है यूरिन की, फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। कैपिलरी जो ब्लड सबसे पहले वेन्स, फिर आर्टरी, फिर वो कैपिलरीज के ज़रिए कहाँ पे पहुँचता है, आपके किडनी तक पहुँचता है। किडनी में वो आपके वुमेन्स कैप्सूल, यहाँ वुमेन्स कैप्सूल से फिर वो किस में आता है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल से फिर वो किस में, वुमेन्स कैप्सूल में, और फिर जो है ना फर्दर ऑन ये आपका ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है इससे पहुंचता है। ये सिर्फ डक्ट नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये खाली डक्ट है, ये डक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। वो इतना सिंप्लीफाई नहीं होता। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है ना वो वाइस वर्सा काम कर रहा होता है कि अगर जो है ना वो सोडियम जो है ना वो इनसाइड वो जो है ना नेफ्रॉन्स के इनसाइड है, तो वो क्या करेगा, क्लोराइड आयंस को मेंटेन करने के लिए इसकी इतनी जो वो अमाउंट है वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह पोटाशियम जो है ना वो अगर इनसाइड इतना मौजूद है तो इसके साथ एक्सचेंज जो है ना वो किसी और आयन का हो रहा होगा, तो वो इतने आयन जो है ना वो बाहर के। तो एक पूरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोनों मैकेनिज्म यहाँ पे इन्हीं के इस फिल्ट्रेशन यूनिट्स में परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये खाली डक्ट नहीं होती कि यूरिन जो है ना वो यहाँ से पास होकर ये यहाँ तक आ गया है, बल्कि पूरा एक मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट का, वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो वो जो बेसिक ट्रांसपोर्ट है थ्रू द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, वो कैसे हो रही होती है, ये ट्रांसपोर्ट ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और द पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, और कुछ जो है ना चीज़ें सिक्रेट हो रही होती हैं। कुछ चीज़ें ब्लड में दोबारा से एब्जॉर्ब हो रही होती हैं ताकि नॉर्मल कंसंट्रेशन जो है उन आयंस की किस में मेंटेन रहे, ब्लड में भी मेंटेन रहे। और इसी तरह से जो कुछ चीज़ें हैं वो सिक्रेट हो रही होती हैं, वो सिक्रेट होकर यूरिन की फॉर्म में बॉडी से आउट होनी होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव एब्जॉर्प्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास किन आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, कि एब्जॉर्प्शन हो रही होती है सोडियम और कैल्शियम आयंस की। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें आपके जो सोडियम आयन है और कैल्शियम आयन है वो क्या हो रहे होते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि वो ब्लड में दोबारा से जज्ब हो जाते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्टिव ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज और कुछ अमाइनो एसिड्स जो आयन हैं उनकी भी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। क्योंकि यूरिन में अगर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगा, उसका एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो इसी तरह से ग्लूकोज की भी और अमाइनो एसिड की भी ये ट्यूबुलर जो मेम्ब्रेन है इसमें क्या हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है ग्लूकोज अमाइनो। सेकेंडरी एक्टिव सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, उसमें पोटाशियम
सोडियम एंड यूरेट आयंस जो है ना वो क्या होते हैं, सिक्रेट हो रहे होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें आपका ऑस्मोसिस, वाटर डिफ्यूजन एंड क्लोराइड आयन एंड यूरिया। ऑस्मोसिस में जो है ना आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ऑस्मोसिस वाटर, जैसे वाटर है, अब ऑस्मोसिस में जो है ना वाटर विल मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस भी हो रहा होता है, उसमें भी आपके जो क्लोराइड आयन है एंड यूरिया वगैरह है उसका एक्सचेंज हो रहा होता है। तो अब वो जो है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपके ये दो मैकेनिज्म वो एक्ट कर रहे होते हैं। अब कैसे जो है ना डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट का मतलब ये है कि आपका अगर यूरिन बन गया है तो उसमें जो है ना वाटर की मिकदार क्या है, सफिशेंट है, और जो दूसरे आयन हैं, पार्टिकल्स हैं, उसकी मिकदार थोड़ी कम हो गई है। और अगर जो है ना वो कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे बनेगा कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं और जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी मिकदार भी थोड़ी ज़्यादा है और वाटर की मिकदार कम है। तो ये इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है, किडनी जो है ना वो ये एबिलिटी रखते हैं कि वो क्या कर सकें, ऑल्टर कर सके कंपोजिशन ऑफ यूरिन इन रिस्पॉन्स टू द बॉडीज डेली रिक्वायरमेंट। वो क्या कर सके, कंपोजिशन जो है ना वो कंसनट्रेटेड यूरिन, अगर डिहाइड्रेशन हो रही होती है तो वो क्या करेंगे, पानी की जो वाटर की है वो क्या करवा देंगे, दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन करवा देंगे बॉडी में, कि पानी की बॉडी में ऐसा ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा, यही वजह है कि आपका जो कोल्ड एंड समर सीज़न आता है उसमें कितना डिफरेंस होता है कि समर में आप लोग जितना वाटर इनटेक करते हैं इतना यूरिन आउटपुट नहीं होती। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि आपकी जो बॉडी है स्वेटिंग के ज़रिए पानी क्या हो रहा है, वो उस स्वेटिंग के ज़रिए वो भी रिलीज़ हो रहा होता है, तो उससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। थर्स्ट जो है ना वो इस रिस्पॉन्स को फिर क्या करती है, एक्टिवेट करती है कि पानी की जो है ना बॉडी को ज़रूरत है, तो वाटर क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड। अगर ये ज़रूरी होता है कि कंजर्व करें बॉडी को, तो वो क्या करता है, किडनी जो है ना क्या करेगा, अगर हमें बॉडी को ये ज़रूरत पेश आती है कि पानी को जो है ना वो क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, ताकि डिहाइड्रेशन को क्या किया जाए, ओवरकम किया जाए, तो यूरिन क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड होगा। यूरिन में वाटर की मिकदार जो है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयंस जो हैं और इनऑर्गेनिक दूसरे ऑर्गेनिक आयंस है उसकी मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यूरिन जो है ना विल बी कंसनट्रेटेड। और अगर जो है ना बॉडी में पानी की मिकदार को कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें जो है ना आपका जो यूरिन है उसमें जो वो है पार्टिकल्स हैं, कंसनट्रेट्स जो हैं वो क्या होंगे, कम पाए जाएंगे, लेकिन पानी की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से किडनी जो है ना ये एबिलिटी रखते हैं कि वो यूरिन को कंसनट्रेटेड या फिर डाइल्यूट फॉर्म दोनों में बना सकें। इसके बाद कौन सा प्रिंसिपल जो है ना वो इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल रेगुलेटर है जो कि इस मैकेनिज्म को परफॉर्म कर रहा है। द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ द यूरिन कंपोजिशन इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था ADH। ADH स्टैंड फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ना वो क्या करवाता है, इस हार्मोन्स की एब्सेंस में जो है किडनी जो है ना वो एक्सक्रीट करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूट यूरिन। एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या है, डायूरेटिक का मतलब है पानी को, वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट करवाना, लेकिन जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन है तो ये जो है ना वो एक्टिवेट हो ये अगर एक्टिवेटेड होता है तो ये क्या करवाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की एब्सेंस में क्या होगा, पानी जो है किडनी से वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन, और पानी जो है ना वो ज़्यादा किडनी जो है ना वो एक्सक्रीट करेंगे। और अगर ये मौजूद होगा तो किडनी जो है ना नॉर्मल मिकदार जो है वो उसकी एक्सक्रीट होगी यूरिन से। और अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन प्रेजेंट होता है तो कम मिकदार जो है ना यूरिन की एक्सक्रीट होती है। कंपोनेंट्स कौन से हैं जो कि कंपोनेंट्स ऑफ कंसनट्रेटिंग एंड डाइल्यूटिंग सिस्टम। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से नेफ्रॉन के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि
यूरिन को जो है ना वो कंसनट्रेटिंग और डाइल्यूटिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं डिसेंडिंग लिम ऑफ द लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, मैंने कहा था ये खाली डक्ट नहीं है, ये कंपोनेंट है जो कि क्या कर रहा होता है, यूरिन की जो है पानी की जो कंसनट्रेट्स हैं उसकी कंसनट्रेशन और डाइल्यूशन उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये जो डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले थिक एंड थिक सेगमेंट्स ऑफ द असेंडिंग थिन, क्योंकि यहाँ से जो है ना ये आज थिक होती है, फिर यहाँ ये यहाँ से तो ये डक्ट होती है, फिर यहाँ से थिन होती आती है, ये थिक हो जाती है। आपने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा ना, इसमें आपके बुक में गिवन है, आपने देखा होगा लूप ऑफ हेनले का, ये यहाँ से तो ये डक्ट है, फिर यहाँ से थोड़ी थिन होना शुरू हो जाती है, फिर जो है ना ये एक डक्ट बनना शुरू कर, एक प्रॉपर डक्ट की फॉर्म में आ जाती है। तो ये कह रहे हैं थिक एंड थिन सेगमेंट्स ऑफ द असेंडिंग लिम। असेंडिंग का मतलब क्या है, जो ऊपर जाने वाली डक्ट है हेनले की। मीड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ये मीड्यूलर इंटरस्टिशियम किडनी का जो स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर जो कॉर्टेक्स कहलाती है, इनर लेयर जो है ना मीड्यूलर कहलाती है। तो मीड्यूलर की जो इंटरस्टिशियम है, जो इनर लेयर है मीड्यूलरी इंटरस्टिशियम, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, यूरिन की कंसनट्रेशन एंड डाइल्यूशन के लिए। इसी तरह से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो ट्यूब्यूल जो कि वुमेन्स कैप्सूल से थोड़ा अवे हो जाते हैं, वो कहलाते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। वो है कलेक्टिंग डक्ट, फिर यहाँ से यहाँ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब से जो है यूरिन कहाँ पे आता है, कलेक्टिंग डक्ट से हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स में आता है। और फिर वीज़ा रेक्टा जो है विच आर द वेस्कुलर एलिमेंट ऑफ द जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो किसके नियर होती हैं, मिड्यूला के करीब होती हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, यूरिन की डाइल्यूशन एंड कंसनट्रेशन के लिए। अब समरी जो है, अगर हम बात करें कि जो यूरिन है उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले समरी ऑफ डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन, समरी ऑफ डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन के लिए ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। अगर ऑस्मोलर जो यूरिन है वो कौन सा होता है, जिसमें कुछ पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं और पानी भी मौजूद होता है। तो अगर हम कहें कि यूरिन की जो है ना हमने ऑस्मोलैरिटी मालूम करनी है, तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं कि उसमें जो पार्टिकल्स की मिकदार है उसको हम देखते हुए जो है ना एक नॉर्मल रेंज होती है। वैसे जो ऑस्मोलैरिटी है यूरिन की वो कितनी है, 500 से लेके 850 मिली ऑस्मोलर पर किलोग्राम वाटर, ये इसकी नॉर्मल रेंज है ऑस्मोलैरिटी के यूरिन में। 500 से लेके 850 यूनिट क्या है, मिली ऑस्मोलैरिटी पर किलोग्राम वाटर। अगर जो है ना वो डिक्रीज होती है ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ECF स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो उसके नतीजे में डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी हो गई। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं और जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेट जो हैं यूरिन में पाए जाते हैं वो भी क्या हो गए, थोड़े कम पाए गए। ऑस्मोलैरिटी अगर कम हो गई, वरना ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी में पार्टिकल्स जो कंसंट्रेट होते हैं उसकी एक नॉर्मल मिकदार इन दी फ्लूइड इन दी वाटर वो मौजूद होती है, वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ADH। तो फिर इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके नतीजे में डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन होगी वाटर के इन द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड इन द कलेक्टिंग डक्ट। इसके नतीजे में जब ADH की मिकदार, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मिकदार कम हो गई, तो उसके नतीजे में डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन हो गई, पानी की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उसकी वजह से मोर वाटर इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। और जब पानी जो है ना वो ज़्यादा यूरिन में एक्सक्रीट होगा तो उसके नतीजे में यूरिन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये समरी है फॉर दी
डायल्यूट यूरिन फॉर्मेशन वो कैसे होती है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।